हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, डेली की तरह यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए आईटीआई सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का पेपर हल करने के लिए। और फाइनली हमने यहाँ पर 16 वीडियो पहले ही कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या आप प्रोफाइल खोलकर अर्थात सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल का प्रोफाइल खोलकर आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने कवर किया है, सारे प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है। जितने भी मैंने पेपर सॉल्व किया है आईटीआई सेकेंड ईयर का, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। जितने भी मेरे पास पेपर थे मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर एक एक करके, और उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए भी मैं आपको कवर कर रहा हूँ। तो आज का हमारा पार्ट 7 होने वाला है वीडियो, तो आप कंप्लीट देखिएगा यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट होंगे तो। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं 21 से। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होने चाहिए वर्धन अभिलक्षण या लंबकोणीय अभिलक्षण या रिजु अभिलक्षण या डोपिंग अभिलक्षण। जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा। आप उसके ही अंतर्गत यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्क वेल्डिंग के लिए जो डीसी जनरेटर में होना चाहिए वो आपका डोपिंग अभिलक्षण होना चाहिए। और डोपिंग अभिलक्षण जो हमारा दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें कि परिवर्ती हानि बराबर 1/, नियत हानि, या परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि, या परिवर्ती हानि बराबर 2 गुणे नियत हानि, या डी ऑप्शन दिया गया परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? जो लोग ऑप्शन देना चाहते हैं ऑप्शन दे सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए परिवर्ती हानि, जिसको हम वेरिएबल लॉस बोलते हैं, इसका मतलब होता है वेरिएबल लॉस बराबर नियत हानि अर्थात कांस्टेंट लॉस होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया बी ऑप्शन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया, परिवर्ती हानि बराबर नियत हानि। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन दृष्टिधारी जनित्र में गम नागमन कुंडलन अर्थात लैंप वाइंडिंग और तरंग कुंडलन अर्थात वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है। यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेप दिए गए हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़िए और देखिए आपको कौन सा सही लग रहा है। चलिए सभी लोग इसको देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर आपका जो सही दिया गया है ऑप्शन नंबर डी सही दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब दोस्तों कोई रीजन पूछेगा क्यों ये सही होगा। गमागमन कुंडलन का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों में होता है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि दृष्टिकारी जनित्र में गमागमन कुंडलन अर्थात लैंप वाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होता है। और जो वेव वाइंडिंग होती है उसका जो प्रयोग होता है वोल्टता कम धारा, वोल्टता और जो धारा होती है उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी लोगों को जितने भी मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर पूरी क्लास होती है आपको उस पर आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिकारी जनित्र अर्थात डीसी जनरेटर में कम विनयक अर्थात कम्यूटेटर का काम क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाना, बी ऑप्शन दिया गया एसी को डीसी में परिवर्तित करना, सी ऑप्शन दिया गया धारा एकत्रित करना, और डी ऑप्शन दिया गया चिंगारी अर्थात स्पार्किंग कम करना। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? सभी लोग ऑप्शन देखकर इसको बताइए कौन सा सही लग रहा है। ये केवल क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी जनित्र के में क्रम विनय अर्थात कम्यूटेटर का काम क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। जो लोग पिछली वीडियो देखे होंगे वो उम्मीद है इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे।
तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एसी को डीसी में परिवर्तित करना है। जो कम्यूटेटर का कार्य होता है अर्थात डीसी जनरेटर में जो क्रम विनयक जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं, उसका जो काम होता है एसी को डीसी में और डीसी को एसी में परिवर्तित करना ही होता है। और ये जो आपका बना होता है कार्बन निर्मित ये ब्रशों की सहायता से धारा संग्रहित करके ये कार्य भी करता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है क्वेश्चन कि किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफ़ेद धुआं दिखलाई देता है तो वह सूचित करता है, किस चीज़ को इंगित करता है? दहन कक्ष में अर्थात पानी है, या इंजन को ओवरहाल की आवश्यकता है, या पंप में अधिक तेल है, या दहन सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी डीजल जनरेटर का यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो वह जो होता है दहन कक्ष में पानी होने की सूचना को इंगित करता है। अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी शंट जनित्र अर्थात डीसी शंट जनरेटर की चुंबकन अर्थात अभिलक्षणिक वक्र किन चीज़ों के बीच संबंध दिखाती है? एक्स अक्ष पर उत्पन्न वोल्टता और वाई अक्ष पर क्षेत्र धारा, या एक्स अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ और वाई अक्ष पर आर्मेचर धारा, या वाई अक्ष पर एक्सिस पर प्रेरित ईएमएफ अर्थात इंड्यूस्ड ईएमएफ और वाई एक्स अक्ष पर आर्मेचर धारा। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने वाला है ये। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि वाई अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एक्स अक्ष पर क्षेत्र धारा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है क्वेश्चन कि डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाला लुब्रिकेंट तेलों का सेल नंबर क्या प्रदर्शित करता है? ग्रेड, या श्यानता, या स्फुरांक, या घनत्व। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाला जो होता है वो लुब्रिकेंट तेलों को सेल नंबर श्यानता प्रदर्शित करता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, ये वाला बी ऑप्शन, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है क्वेश्चन कि जब एक शंट जनित्र सामान्यतः दिशा और सामान्य गति से घूमने पर वोल्टता उत्पन्न नहीं करता तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन दिया गया है कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध अधिक है, या आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, या क्षेत्र प्रतिरोध अर्थात फील्ड रेजिस्टेंस कम है, या पोलो में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब एक शंट जनित्र सामान्य दिशा में, ठीक है, और सामान्य गति से घूमने पर वोल्टता उत्पन्न नहीं करता है तो इसका रीजन ये है कि पोलो में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है। अर्थात यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, जो यहाँ पर हमारा दिया गया डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है क्वेश्चन ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए कौन सा जनित्र उपयोग किया जाता है? या आपसे कोई सिंपली पूछ दिया जाए कि मोबाइल चार्जिंग के लिए हम कौन सा जनरेटर उपयोग करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन में दिया गया श्रेणी जनित्र, बी ऑप्शन दिया गया विभेदी कंपाउंड जनित्र, और सी ऑप्शन दिया गया शंट जनित्र, और डी ऑप्शन दिया गया लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। चलिए सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित मतलब कि चार्ज करने के लिए हम शंट ही का प्रयोग करते हैं, मतलब कि शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा सी दिया गया है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 वोल्ट पर 18.65 एम्पियर लेता है। इसकी दक्षता यदि 75% हो तब मोटर की अश्व शक्ति होगी।
देखिए दोस्तों, इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने इसके अनुसार आपको बता दिया है क्वेश्चन। मैंने पिछली वीडियो में एक इस तरह का क्वेश्चन बताया था। देखिए इसमें आपको दिया क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा V का मान दे दिया गया 300 वोल्ट, और यहाँ पर I का मान हमारा 18.65 दे दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि अश्व शक्ति, ठीक है। तो P का भी मान हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जो कि P का मान यहाँ पर हमारा नहीं दिया गया। तो पावर 300 गुणे यहाँ पर हम करेंगे, सूत्र के अनुसार लगाएंगे, जो हमारा सूत्र होता है P बराबर VI, ठीक है। तो हमारा V का मान मालूम है, I का मान मालूम है, तो 300 गुणे 18.65 हो जाएगा, क्योंकि V का 300 है और I का 18.65। तो इसको गुणा कीजिए, फटाफट सभी लोग गुणा कीजिए। 300 गुणे आपका हो जाएगा 18.65। सभी लोग फटाफट गुणा कीजिए। तो इसका 5595 करीब आएगा, 5595 वाट ही आएगा। आप इसको मिला लीजिएगा। इतना जब आएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिला है दस्ता इफ़िशियंसी आपसे, ठीक है। तो इफ़िशियंसी के निकालने के लिए यहाँ पर हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मोटर के लिए लैम्डा बराबर होता है आउटपुट, ठीक है। मैं क्रम से बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर लैम्डा एफिशिएंसी है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस तरह सूत्र कह रहा है उसी तरह हम लगाएंगे। तो 75% हमारा दिया गया है, और आउटपुट हमको नहीं मालूम है, ठीक है, और इनपुट हमको मालूम है। अभी हमने निकाला है 5595 निकल के आया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आउटपुट को हम पहले तो बाहर निकाल लेते हैं। तो आउटपुट बराबर हमारा हो जाएगा 5595 गुणे, और 75% था तो 75 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए अब ये प्रतिशत में है, तब इसको हम अंक में करेंगे तो ये हमारा दशमलव में आ जाएगा, तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर सभी लोग फटाफट गुणा कीजिए। तो ये दशमलव के उधर है, तो यहाँ पर 5 2 दशमलव आपका 2 अंक पे है, तो 2 अंक पर पहले ही लगा देते हैं, और 6914 इतना आपका आएगा वाट में, ठीक है। अर्थात 4196.25 वाट आएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 1 वाट बराबर क्या होता है, 746 हार्स पावर होता है, ठीक है। तो हम इसी पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना अभी आया था, 4196 आया था, मतलब कि 4196.25 आया था। अब हमको क्या करना है, 746 वाट से हमको भाग दे देना है। तो इसमें हम कर देंगे 746 वाट से भाग, तो हमारा कितना आएगा, सभी लोग कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। तो यहाँ पर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ कितने अंक पर दशमलव है, ये आपका 3 अंक पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5.625 हार्स पावर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कि ऑप्शन में हमारा अभी तक तो कोई मैच नहीं करा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो उत्तर के नज़दीकी है, ठीक है, जो ये आंसर के नज़दीकी है उसी को हम सही मारेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा नज़दीकी है, यहाँ पर दशमलव में जो हमारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 75, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं करा है, इसलिए जो करीबी होता है उसी को हम सही मारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है क्वेश्चन कि दृष्टिधारी जनित्र अर्थात डीसी जनरेटर में कुंडली दर अर्थात कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला पिच अर्थात बैक पिच किसके बराबर होना चाहिए, प्रति पोल क्रम विनिमयक वार के, या दूसरा ऑप्शन दिया गया है आर्मेचर वार के, या कुंडलन अवयव के, या आर्मेचर प्रति वार के। चलिए सभी लोग इसको बताइए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। दृष्टिकारी जनित्र में कुंडली जो होती है, ये दूरी जो होते है पोल पिच के बराबर करने के लिए कुंडली का पिछला जो पिच होता है, जिसको हम बैक पिच बोलते हैं, वो प्रति पोल जो होता है क्रम विनिमयक बार के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ए हमारा दिया गया ऑप्शन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है क्वेश्चन कि चित्र में ए और बी डीसी जनरेटर के किस भाग को प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पर आपका दिया गया है चित्र और यहाँ पर आपका ए दिया गया है और ये आपका बी दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ प्रतीत हो रहा है जो कि ये डीसी जनरेटर का इंटरपोल का मुख्य पोल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया गया है हमारा। तो ऑप्शन में यहाँ पर हमारा सी दिया गया है, देख सकते हैं सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल सही मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है क्वेश्चन कि सामान्य लाइटिंग एवं पावर सप्लाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला जनरेटर कौन सा है? डीसी जनरेटर या सीरीज जनरेटर या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर? कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? देखिए दोस्तों सामान्य लाइटिंग और पावर के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम कहेंगे कि सामान्य लाइटिंग और पावर सप्लाई के लिए जो प्रयोग में लाए जाने वाला जनरेटर होता है वो डीसी शंट जनरेटर होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों डीसी सीरीज जनरेटरों का जो प्रयोग होता है अतिमीत और दूरदर्श सप्लाई के लिए किया जाता है और जो कम्युलेटिव का प्रयोग होता है निकट दूरी के लिए किया जाता है और जो शंट का प्रयोग होता है इसका प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है, ठीक है। और डिफरेंशियल जो जनरेटर होता है उसका प्रयोग आर्क वेल्डिंग की विद्युत शक्ति सप्लाई के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डीसी शंट जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है क्वेश्चन यदि किसी जनरेटर से बाहरी धारा का मान 10 एम्पियर है और इंटरपोल प्रतिरोध 10 ओम है तो उसमें फील्ड वाइंडिंग कॉपर हानि क्या होगी? 100 वाट या 1000 वाट या 1 वाट या 10 वाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप इसको ऑप्शन पर पहले तो ध्यान न दीजिए तो ये अच्छा होगा, नहीं तो ऑप्शन को देखेंगे कि कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसमें आपका दिया क्या है, देखिए यहाँ पर आपका ए का मान दे दिया गया, सॉरी आई का मान दे दिया गया 10 एम्पियर और प्रतिरोध आपका 10 ओम दे दिया गया है। क्योंकि आप सभी को मालूम है सूत्र कॉपर हानि का हमारा जो होता है, जो कि यहाँ पर कॉपर ही हानि हमसे पूछा गया है, तो कॉपर हानि बराबर हमारा होता है I²R होता है। आई का मान हमारा कितना दिया गया? 10 दिया गया। 10 का वर्क करेंगे गुणे, सॉरी यहाँ पर अलग अलग भी कर सकते हैं या एक में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए और इसमें अभी हमारा 10 ओम दिया गया है तो 10 का ओवर गुणे 10 कर देंगे, इसको कीजिए कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। 1000 क्या आएगा? वाट आएगा। तो इसमें हमारा जो क्या सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो 100 भी मार सकते हैं, 10 भी मार सकते हैं, तो इस तरह कन्फ्यूजन होता है। यदि आपको यहाँ पर इसका सूत्र मालूम है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो क्या होगा? वाइंडिंग को बदल देना चाहिए या जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए या कनेक्शन की जांच करके सुधार करना चाहिए या आर्मेचर की घूर्णन दिशा बदल देना चाहिए? कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? मात्र 5 सेकंड का ही मौका दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो सभी लोग 5 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। और डेली रात 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक क्लास चलती रहेगी, प्रयास है और चलती ही रहेगी। चलिए देखिए दोस्तों, यदि जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व जो है खत्म हो जाता है तो जनरेटर का जो प्रतिशत है अर्थात 10% है ये डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन दिया गया है ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा गया है 10% डीसी सप्लाई ऑफ जनरेटर वोल्टेज बी गिवेन टू द बैटरी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है क्वेश्चन कि कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग खाली स्थान होती है, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग या लैप और वेव वाइंडिंग दोनों या न ही लैप और न ही वेव वाइंडिंग? जो कम्यूटेटर होता है उस पर की जाने वाली जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी होती है? सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों
कम्यूटेटर से यहाँ पर पूछ रहा है तो हम कहेंगे कम्यूटेटर पर की जाने वाली जो वाइंडिंग होती है लैप और वेव दोनों होती है, मतलब कि लैप भी वाइंडिंग होती है और वेव भी वाइंडिंग होती है। और लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर पी होता है, मैंने पिछले में भी बताया था वीडियो में। और आपका जो वेव वाउंड होता है वो आर्मेचर के लिए ए बराबर 2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, लैप और वेव वाइंडिंग दोनों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन डीसी पार्श्वपथ जनित्र की क्रांतिक चाल वो चाल होता है कि जिस चाल के नीचे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं कि डीसी पार्श्व जनित्र की क्रांतिक चाल वो चाल होती है जिस चाल के नीचे जनित्र वोल्टेज बनाने में असफल रहता है। मतलब कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में कौन सा मैच करा है, यहाँ पर असफल रहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही मैच करा है। तो हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38 पे। कह रहा है क्वेश्चन एक 6 ध्रुव वाले लैप वाउंड डीसी जनित्र में 600 चालक है, प्रति चालक प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, यह जनित्र कितना ईएमएफ उत्पन्न करेगा? 200 वोल्ट या 300 वोल्ट या 400 वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, पोलो की संख्या हमारा 6 दे दिया गया है और डीसी जनित्र में 600 चालक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हमारा दिया गया है, तो यहाँ पर जो 600 दिया गया है हमारा चालकों की संख्या, अर्थात इसको हम एन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा दिया गया है वोल्ट ईएमएफ, मतलब कि यहाँ पर ईएमएफ हमारा जो दिया गया है ये आपका 5 वोल्ट दिया गया। अब ईएमएफ का मतलब क्या होता है, तो ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब सूत्र के अनुसार इसको हम लगा देंगे, जो कि हमारा डीसी जनित्र के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा चूँकि मशीन के लिए यहाँ पर वाउंड में दिया गया है, तो पोलो की संख्या 6 है, तो ए बराबर हमारा पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पी बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पोलो की संख्या हमारा उतना में दे दिया, 5 वोल्ट चालकों की संख्या दे दिया गया और जनित्र में 600 गुणे 5 कर देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा डी आ जाएगा। इसको 600 गुणे 5 करेंगे, 5 6 के 30, ये 3000 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 300 हमारा दिया गया है, लेकिन ये हमारा लिखने में गलती हो गया है, यहाँ पर 300 कर लीजिएगा। ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए ब्रशेज को आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड करना प्रदान की जाती है, या आर्मेचर की घूर्णन दिशा के में पश्च लीड प्रदान की जाती है, या छोड़ा नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, डीसी जनित्र के आर्मेचर प्रतिक्रिया को सुधारने के लिए जो ब्रशेस होते हैं उसको आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है। और डीसी जनित्र में कार्बन के जो ब्रश होते हैं उसका ही प्रयोग किया जाता है, और ब्रशों के प्रयोग से आर्मेचर जो प्रतिक्रिया होती है वो प्रभाव अग्रगामी ध्रुव के नीचे आपका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि आर्मेचर के घूर्णन की दिशा में अग्र लीड प्रदान की जाती है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वह डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा है जो पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध कर सकता है या करा सकता है? सीरीज, शंट, योगात्मक मेष या विभेदी मेष? दोस्तों देखिए, चलिए पहले सभी लोग इसका आंसर दे लीजिए, सभी लोग फटाफट इसका आंसर दें। देखिए दोस्तों, योगात्मक, ठीक है, योगात्मक जो मिश्र होता है वो डीसी जनरेटर पूर्ण भार पर 0 वोल्टता आपका नियमन उपलब्ध करा सकता है या कराता भी है। इसलिए योगात्मक मिश्र डीसी जनरेटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो सी ऑप्शन दिया गया है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कवर किए गए थे, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।